हमारे देश में सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखी जाती है। सिनेमा में जब तक आखिरी सीन तक ट्विस्ट और क्रिकेट में आखिरी गेंद तक रोमांच ना हो, मज़ा नहीं आता। उसी तरह से राजनीति के खेल में जब तक टक्कर कांटे की ना हो, माहौल नहीं बन पाता। चुनावों से पहले भाजपा की मार्केटिंग टीम और बिकाऊ मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था मानो चुनावों की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाना सिर्फ औपचारिकता है। यही वजह थी कि इस बार जब चुनाव शुरू हुए तो वैसा उत्साह नहीं देखा गया जैसा आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन पहले फेज से ही माहौल बदलने लगा और दूसरे फेज के खत्म होने के बाद तो ऐसा लगा जैसे चुनाव पलट गया हो। भाजपा ने पूरी कोशिश की इस आम चुनाव को नेशनल पिच पर खेला जाए, लेकिन कांग्रेस विशेषकर क्षेत्रीय दलों ने उन्हें लोकल पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया। भाजपा को लग रहा था राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय उनके पक्ष में वैसा ही माहौल तैयार कर देगा जैसा 2019 में पुलवामा हमले को लेकर हुआ था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी का नतीजा है कि भाजपा को हर फेज में एक नया नैरेटिव गढ़ना पड़ा। कई जमीनी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि चुनाव पलट गया है। वहीं बहुतों का मानना है कि चुनाव अभी भी भाजपा की मुट्ठी से निकला नहीं है। राम मनोहर लोहिया कहते थे, लोकतंत्र में राजनीतिक रोटियां पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाती हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में जनता राजनीतिक रोटियां पलटेगी या तीसरी बार भाजपा को सत्ता सौंपकर इन रोटियों के जलने का इंतजार कर। एक तरफा माने जा रहे चुनावों को जिन विपक्षी दलों के नेताओं ने कांटे की टक्कर बना दिया, उनमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का है। उन्होंने सत्ता पक्ष के 400 पार के नारे से बिना विचलित हुए भाजपा और नरेंद्र मोदी पर अपने प्रहार जारी रखे। वो सामाजिक न्याय, संविधान, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। जब अपने गठबंधन के साथी अखिलेश यादव के साथ राहुल ने मोर्चा संभाला तो रंग जमा दिया। उत्तर प्रदेश के इन दो लड़कों की रैलियों में इतनी भीड़ उमड़ी कि भाजपा के दावे कमजोर पड़ने लगे। कांग्रेस की सुपरस्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उम्मीद की जा रही है सबसे अधिक सांसद देने वाले इस राज्य में इंडिया गठबंधन उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेगा। वैसे मायावती इस चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बनकर उभरती हैं, वो भी नतीजों को प्रभावित करेगा। यही तेवर बिहार के लड़के तेजस्वी यादव के भी हैं। वो तो 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। शायद उनकी मेहनत और लोकप्रियता उन्हें यह हौसला दे रही है। सिर्फ बिहार में ही तेजस्वी ने 200 से अधिक रैलियां की हैं। उन्होंने बिहार में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। इस आम चुनाव में बिहार में चाहे मोदी हो या एनडीए और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता, सब सपोर्टिंग कास्ट में हैं। मेन लीड में तो सिर्फ तेजस्वी हैं। इस बार बिहार के नतीजे भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं होंगे। बिहार से भी बड़ा झटका एनडीए को महाराष्ट्र में लगेगा। वहां की जनता इनसे खासी नाराज है। एक तो यहाँ 2 पार्टियों शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया। जिन्होंने ये पार्टियां खड़ी की, उनसे न केवल पार्टी बल्कि उनके चुनाव चिन्ह भी छीन लिए गए। उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में सहानुभूति भी है, क्योंकि उनके पिता के द्वारा खड़ी की गई पार्टी की विरासत से उन्हें बेदखल कर दिया गया। कांग्रेस के भी कई दिग्गज ऑपरेशन लोटस के चक्रव्यूह में फंसकर एनडीए में शामिल हो गए। जनता पिछले 5 सालों से इस राज्य में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए देख रही है। अनुमान है वो चुनाव में करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी एनडीए को अच्छी टक्कर दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों से गठबंधन न करना बैकफायर भी कर सकता है। 2019 के मुकाबले उनकी कुछ सीटें कम होने की आशंका भी बनी हुई है। वैसे ममता 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बाहर से हर तरह का समर्थन देने की बात कर रही है। दक्षिण के राज्यों की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना से गठबंधन होने के कारण आंध्र प्रदेश में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर होने की पूरी संभावना है। लेकिन कर्नाटक में भाजपा और एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा,
केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में कमोबेश वही स्थिति रह सकती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में भी भाजपा ही नुकसान में रहेगी, क्योंकि 2019 के चुनावों में उसने यहां क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार पिच उसके अनुकूल नहीं है। मध्य प्रदेश में भी उसे कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। भाजपा के सांसदों के प्रति भी लोगों में बहुत नाराजगी है। इसी के चलते उसने देश भर में अपने 132 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे। दिल्ली से तो कुल 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए। अब जबकि केवल 7वां चरण बचा है और 486 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। चुनाव विश्लेषक भी अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जहां मोदी और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में लगा है, वहीं सोशल मीडिया पर मोदी के अजीबोगरीब बयानों और भाजपा की वॉशिंग मशीन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बेरोजगारी, महंगाई, ऑपरेशन लोटस को लेकर पोस्ट, वीडियो और मीम्स की भरमार है। ऐसा लग रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, एक प्रो मोदी और दूसरा एंटी मोदी। 4 जून भारतीय राजनीति के सबसे रोमांचक दिनों में से एक होने वाला है। मैं किसी एग्जिट पोल या भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इनमें से अधिकतर सही साबित नहीं होती। मेरा सिर्फ अनुमान है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 250 से 300 सीटें मिल सकती हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 इन दोनों के बीच है। या तो एनडीए को बहुमत से थोड़ी कम सीटें मिलेंगी या मामूली सी बढ़त बना लेगा। अगर ये आंकड़ा 250 से कम रहता है, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है, तो समझिए ब्रांड मोदी पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन अगर एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर लेता है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी, मीडिया और मार्केटिंग इस देश का सबसे शक्तिशाली गठबंधन है।